कांग्रेस ने यंग इंडियन नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो आज सेक्शन 8 की कंपनी होती है 2013 के एक्ट के हिसाब से, और 1956 के एक्ट के हिसाब से सेक्शन 25 की कंपनी, जिसमें लाभ नहीं होता, जिसमें कोई तनख्वाहें नहीं दी जाती, कोई डायरेक्टर, कोई शेयर होल्डर, कुछ ऐसा नहीं उसको कि कोई डिविडेंड मिल जाएगा या कुछ पैसा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी का रेंट नहीं मिल सकता, 1 रुपया यंग इंडियन को लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, के सारे ऋण अपने ऊपर लिए और उस ऋण को इक्विटी में तब्दील किया, ताकि वो कंपनी सुचारू रूप से वापस से चल सके, अखबार निकल सके, मीडिया की गतिविधियां हो सके। आज वो अखबार चल रही है, लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। ये सिर्फ एक सफल मॉडल है कि कैसे रिवाइव किया हमने इस आजादी के इस प्रतीक। वो कहते हैं साहब घपला हो गया। जहां 1 रुपया का ट्रांसफर नहीं हुआ हो, जहां 1 रुपया किसी को अर्जित नहीं किया हो किसी ने, और कर भी नहीं सकते, घपला क्या हो। 6 प्रॉपर्टीज हैं नेशनल हेराल्ड, उसमें से 5 लीज होल्ड हैं। वो अलॉटमेंट इसी शर्त पर हुई थी कि आप इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर चलाएंगे, मीडिया की गतिविधि करेंगे, वो बेच नहीं सकते हो। घपला कहां हुआ। और जो 6ठी प्रॉपर्टी है लखनऊ वाली, क्या वो बेची? नहीं, वो फ्री होल्ड, क्योंकि वो अलॉटेड नहीं थी, वो खरीदी गई, अर्जित की गई। नेहरू जी ने यहां तक कहा था कि भले आनंद भवन बिक जाए, मैं नेशनल हेराल्ड बंद नहीं होने दूंगा। ये श्रद्धा थी, ये निष्ठा थी, ये कमिटमेंट थी आजादी के इस आंदोलन की माउथपीस। आप चलाइए ना 5 जन्नी और ऑर्गेनाइजर, और बांटिए ना देश को, जैसा आप चला रहे हैं, जैसा आप बांट रहे हैं देश को, मंदिर मस्जिद के नाम पर। आप करोड़ों रुपए की विज्ञापन सरकार के 5 जन्य को देते हो, ऑर्गेनाइजर को देते हो। हमने कहा क्या कि घपला है? आप अपना काम करिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप से जितना डरते हैं, उतना ही, उससे भी ज्यादा तथ्यों से डरते हैं, फैक्ट्स से डरते हैं। ये फैक्ट्स आपके सामने रखना जरूरी है। आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का, और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग, ईडी, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। जो विपक्ष में हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, जो कल तक के सख्त सादा भ्रष्टाचारी थे, उन्हें उसका डर धमकाकर, और जिस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, तो एक वॉशिंग मशीन के रूप में वो पवित्र हो जाते हैं और धन्य करते हैं उस ईडी का, जो उन्हें आंख दिखाकर और फिर उनकी असली जगह पर उन्हें बैठा देती है। साथियों, उठाकर देखिए वो डाटा। अगर 100% में से पिछले 12 सालों में मात्र 1% ईडी डिपार्टमेंट के केसों का फैसला हुआ है जहां पर कि अपराधियों को सजा मिली है, बचे कितने? 99% में से 98% केस वो हैं
जिन पर आज तक ना निर्णय हुआ, लेकिन जो केसेस जिन पर हुए हैं वो सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, विपक्ष के नेता या विपक्ष के वो लोग हैं जिन्होंने इस सरकार की असलियत को, इस सरकार को ऐना दिखाने का काम और जनता तक उनके कुकृत्यों को पहुंचाने का कार्य किया हो। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां एजेंट, इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करता है और कहता है 413 करोड़ की कंपनी। सवाल ये उठता है कि क्या ये 99 करोड़ रुपए एजेंट लोन नहीं ले सकता था? तो उत्तर है नहीं ले सकता था, क्योंकि एक लखनऊ को छोड़कर बाकी की सारी प्रॉपर्टी सरकारी थी जो लीज पर थी। उन सरकारी संपत्तियों को हम मॉर्गेज नहीं रख सकते थे, उसकी बैलेंस शीट घाटे की थी, कोई बैंक तैयार नहीं था। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मानस बनाया कि हम अपना दायित्व निभाएंगे, हमारा सामाजिक और देश के प्रति जो दायित्व है वो निभाएंगे, और हमने उनको उसको लोन दिया। उसके बाद आज जो बात हो रही है 2021 में फिर क्या हुआ, जब ईडी ने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो स्टे लेकर रखा है, तो उसने खुद ने अपनी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया और जांच प्रारंभ की। अब जांच जब प्रारंभ की तो 2023 में उसने संपत्तियों को जब्त करने का एक आदेश जारी किया। उस आदेश में 180 दिन की मियाद होती, जो अगर आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, तो सेक्शन 5 में उसमें टेम्परेरी एक अटैचमेंट का प्रोविजन है और वो 180 डेज तक होता है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अगर कंफर्म करती है तो वो 365 डेज में उसमें चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो 10 अप्रैल 2024 को वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस जो इन्होंने संपत्तियों को अटैच किया था, जो टेम्परेरी अटैचमेंट था, उसको कंफर्म किया। तो 365 दिन 10 अप्रैल 2024 से ईडी की बाध्यता होती कि वो चार्जशीट पेश करनी है, नहीं तो मुकदमा ही खत्म हो जाता। तब 9 अप्रैल 2025 को वो तिथि खत्म हो रही थी। उस मजबूरी के तहत ईडी ने वो चार्जशीट फाइल की। इसका आशय ये कि मुकदमा एकदम ट्रांसपेरेंट है। हमने किसी तरह का राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो कंपनी यंग इंडिया में जिनकी हिस्सेदारी है, 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, न जेल में हुआ। नेशनल हेराल्ड जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों का देश में मौजूदा ज्वलंत मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे जनता के ध्यान को कैसे विमुख किया जाए, ये टारगेट है। इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये कोई आज का मसला नहीं है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजे हुआ करते थे और प्रजा कोई मामला उठाती थी तो उस समय भी उनके ध्यान को विमुख करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां होती थी, इस तरह के मुद्दे लाए जाते थे, कम्युनल राइट्स हुआ करते थे। किस प्रकार से जनता मुख्य मुद्दों से जो है विमुख हो जाए, वो प्रयास रहता था। ये भी एक उसी तरीके का एक प्रयास है। और सही मायने में देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज का काम अगर किसी ने किया था तो नेशनल हेराल्ड अखबार ने किया था। और ऐसे में यही कहना चाहूंगा कि ये देश की एक विरासत है, स्वतंत्रता संग्राम की एक विरासत है, जिसे सहेज के संभाल के रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर गुजरात के अंदर ऐतिहासिक अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हुआ और उसी की ये बौखलाहट नजर आती कहीं ना कहीं मोदी और शाह के द्वारा कि इतने समय बाद पुनः इन्होंने जो है अपने पसंदीदा आपराधिक वसूली मशीन जिसे कहेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी तो पत्र दाखिल करने की कार्रवाई भी इन्होंने की है। इसमें कहना चाहूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह पहला केस है जिसमें ना तो पैसे का और ना किसी संपत्ति का कोई आदान प्रदान हुआ। जब पैसा ही नहीं है तो केस किस बात का और आरोप पत्र किस बात का, यह सोचने की आवश्यकता है।
गांधी परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके खिलाफ ये बेबुनियादी राजनीति और द्वेष का मामला है।